प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं कूटनीति के विभिन्न स्वरूपों की, जो कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग होती है। हम कूटनीति की बात कर रहे थे और कूटनीति पर पिछले दिन एक लेक्चर हम ले चुके हैं। यह उसका दूसरा पार्ट है और आज कूटनीति या राजनीति के जो विविध प्रकार है या विविध रूप हैं उस पर हम बात करेंगे। यही इसका अंतिम पॉइंट बचा हुआ है। उसके पश्चात कूटनीति हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलो प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंध अति प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये उतने ही प्राचीन है जितने कि राज्य प्राचीन है। यूनान, रोम व प्राचीन भारत में राजनीतिक संबंध अति व्यापक थे तथा इन संबंधों को निर्धारित करने वाले नियम अति प्राचीन काल का राजनय, बल्कि पुराने राजनय का अर्थ हम लगभग जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पूर्व के राजनय को हम प्राचीन राजनय में रखते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात या 1919 के पश्चात जो राजनय की प्रवृत्ति है उसे हम आधुनिक राजनय के भीतर या आधुनिक कूटनीति के भीतर रखते हैं। पुराने राजनय के भीतर 1815 की वियना संधि, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बीच का जो काल था 1815 से लेकर 1914, जो एक शताब्दी लगभग 100 वर्ष का काल था, उसे प्रतिष्ठित राजनय का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि यह निश्चित नियमों से बंधा हुआ था। इस समय का राजनय शिष्टता, अनुभव एवं वस्तु स्थिति पर क्या था, आधारित था। यह विश्वास स्पष्टता और यथार्थ को सफल राजनय का आधार मानता था। इसके अतिरिक्त इस राजनय के दौरान वार्ताएं गुप्त रूप से होती थी। आवागमन व संदेह वाहन के साधनों के समुचित विकास के अभाव में राजनीतिक प्रक्रिया की गति मंद थी। वार्ताएं धीरे धीरे चलती रहती थी। इनमें गतिरोध आने पर इन्हें थोड़े समय के लिए क्या है, स्थगित कर लिया जाता था। एवं अनुकूल समय आने पर या अनुकूल परिस्थिति आने पर इन्हें फिर से चालू कर दिया जाता था। इसलिए क्या है, इस दौरान जो 1815 से 1914 तक के काल के राजनय है उसे स्वर्णिम राजनय का काल कहा जाता है। लोगों को कानो कान खबर नहीं मिलती थी कि क्या है, कौन राष्ट्र किस राष्ट्र के साथ राजनीतिक संबंध भी बताया कि क्या है, वार्ताएं चलती रहती थी लंबे समय तक। उसके पश्चात 1918 के बाद राजनय का जो नया स्वरूप हमारे समक्ष आया उसे नवीन राजनय की संज्ञा क्या है, दी जाती है। यद्यपि 1919 में राजनय की स्थिति में परिवर्तन आया, किंतु 1919 का वर्ष वास्तव में कोई विभाजक रेखा नहीं है। निकलसन के अनुसार केवल इतना ही हुआ कि राजनय ने नई बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या बदल लिया था। जुलेस केम्बान का भी यही मत है कि पुराने तथा नए राजनय के मध्य भेद भ्रम है। इन दोनों के मध्य भेद क्या है, भेद लोग करते हैं किंतु वह इतने अधिक भेद नहीं है, इसलिए उन्होंने भेद भ्रम है कहा है। रेगाला का तो यह तक मानना है कि भले ही कार्य करने की विधि में परिवर्तन आया हो, परंतु आधुनिक नवीन राजनय अभी भी पुराने राजनय के कई गुणों को क्या है, अपनाए हुए है। राजनय एक निरंतर गतिशील व्यवस्था है। इसके आज के विचार तथा सिद्धांतों का आधार सैकड़ों वर्ष का क्या है, अनुभव होता है। वे जिन्होंने पुराने राजनय की कटु आलोचना की और नई व्यवस्था को स्वीकार किया, जैसा राष्ट्रपति विल्सन ने किया था, उन्हें भी शीघ्र ही पुरानी व्यवस्था पर क्या है, फिर आना पड़ा था। राष्ट्रपति विल्सन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जिन्होंने क्या है, पुराने राजनय की कटु आलोचना की और नई व्यवस्था को स्वीकार किया, ऐसे लोगों को भी पुनः पुरानी व्यवस्था पर पुनः लौटकर आना पड़ा। खुले राजनय के इस युग में संधि वार्ताएं आज भी गुप्त चलती है। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता
कूटनीतिज्ञ हुए हैं जर्मनी के थे, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान है। बिस्मार्क को भारत का कौटिल्य, वैसे कई बार भारत कौटिल्य, जो भूमिका कौटिल्य की भारत में है वो भूमिका बिस्मार्क ने कहीं ना कहीं जर्मनी में अपनाई थी, इसलिए बिस्मार्क को याद किया जाता है। बिस्मार्क तथा किसिंगर के द्वारा प्रयुक्त राजनयिक के साधनों में विभाजन रेखा खींची जा सकती है, तथापि राजनयिक विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज राजनयिक कुछ गिने चुने व्यक्तियों, राजा महाराजाओं अथवा उनके प्रिय पात्रों द्वारा संचालित न होकर जनता तथा उसके प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, यानी कि संपूर्ण जनता की राजनय में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कुछ निम्न प्रकार के राजनय बताए जा सकते हैं। पहला है प्रजातंत्रात्मक राजनय, यानी कि लोकतांत्रिक राजनय, या जिसे डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी भी कहते हैं। दूसरा है सटल राजनय, सटल डिप्लोमेसी। सटल मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है सटल का अर्थ। उसके पश्चात सांस्कृतिक राजनय, जिसको कि कल्चरल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। उसके पश्चात चौथा है व्यक्तिगत राजनय, जिसे कि पर्सनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। और अगला है सहायता का राजनय, जिसे कि डिप्लोमेसी ऑफ एड कहा जाता है। शिखर राजनय, यानी कि समिट डिप्लोमेसी। सम्मेलनीय राजनय, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। इसके अतिरिक्त युद्धपोत राजनय, यह भी एक समझाने वाला विषय होगा कि युद्धपोत राजनय यानी कि गनबोट डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। और ये कुछ क्या है, नए प्रकार के राजनय हैं। बाकी जितने भी राजनय हमको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, प्राचीन समय में भी थे और वर्तमान समय में भी क्या है, अस्तित्व में है। तो आइए एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है प्रजातंत्रात्मक राजनय। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रजातंत्रात्मक राजनय एक राजनय की एक ऐसी व्यवस्था है, प्रजातंत्रात्मक राजनय की एक ऐसी व्यवस्था है जो कि क्या है, सारे लोगों या जनता की भागीदारी पर निश्चित होती है। यह कैसे होगा, जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वहां जो राजदूत होते हैं उन राष्ट्रों के, या जो उनके राजनयिक होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें प्रजातांत्रिक या प्रजातांत्रिक राजनय कहा जाता है। क्योंकि किसी देश द्वारा दूसरे देशों की जनता से संवाद स्थापित करना और उनमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं राजनीतिक आदर्शों को फैलाना लोक राजनय या सार्वजनिक राजनय कहलाता है। इस प्रकार के प्रयासों का लक्ष्य विदेशी जनता को सूचित करना तथा अपने पक्ष में करना होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, मोदी जी आपको विश्व के अनेक शहरों में, अनेक राष्ट्रों में जाते हुए मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं, यह एक राजनय का प्रकार है, ताकि वहां के लोग और वहां की सरकार क्या है, भारत या भारतीय लोगों के हित में कार्य करे। और वहां जो लोग हैं तो इसलिए क्या है, ये एक प्रकार का राजनय है जिसे कि लोकतांत्रिक राजनय कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदल जाने के बाद सार्वजनिक राजनय का स्वरूप भी बदल गया है। सार्वजनिक राजनय के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत संपर्क, आप जाइए दूसरे देश में लोगों से संपर्क करिए, वहाँ की सरकार से संपर्क करिए। दूसरा है मीडिया में साक्षात्कार, आप मीडिया में साक्षात्कार दे रहे हैं और अमेरिका के विषय में कुछ बोल रहे हैं या फिर किसी अन्य देश के विषय में बोल रहे हैं, तो ये भी एक साक्षात्कार तरीका है। इंटरनेट तथा शैक्षिक आदान प्रदान, तो शैक्षिक आदान प्रदान, आप वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं, या यहाँ के शिक्षक छात्रों को वहाँ भेज रहे हैं। इंटरनेट पे मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक
राजनय का प्रकार ही हमारे पास इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी मैंने फेसबुक राजनय बताया था आपको। तो ये है लोकतांत्रिक राजनय। उसके पश्चात दूसरा राजनय हमारे पास आता है सटल राजनय, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनय का प्रकार है। सटल राजनय, सटल राजनय का अर्थ होता है मध्यस्थता की राजनीति, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध बुरे हैं तो कोई तीसरा राष्ट्र आकर इसको सुधारने की कोशिश करे, चाहे वो उसमें अपना फायदा ले, चाहे इन दोनों देशों को फायदा दे, तो वो व्यक्ति क्या है, सटल राजनीति कर रहा है, या इसको मध्यस्थता राजनीति है। अब आप इससे सीधा ही स्पष्ट हो गए होंगे कि सटल राजनय कैसा होता है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि भारत और चीन के मध्य अभी जो लद्दाख में विवाद चल रहा है, तो इसमें अमेरिका बार बार हस्तक्षेप क्या, बार बार कोई ना कोई उनके राष्ट्रपति के द्वारा, उनके अन्य अन्य मंत्रियों के द्वारा इस पर क्या है, कोई ना कोई उनके विचार आ जाते हैं, कोई ना कोई उनका ये कह सकते हैं कि वक्तव्य आ जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से सटल राजनीति है कि चाइना से तो भले अमेरिका क्या है, डायरेक्ट शत्रुता के व्यवहार दिखा रहा है, क्योंकि शत्रु भी वो उसका आज के विश्व में बन चुका है, क्योंकि वो एक महाशक्तिशाली बनने की और अग्रसर है, किंतु भारत को अपना मित्र बनाए रखने के लिए एक प्रकार से सटल राजनीति का प्रयोग क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो इसे बोलते हैं सटल राजनीति। तीसरा हमारे पास है सांस्कृतिक राजनयन। तो सांस्कृतिक राजनयन होता है संस्कृति के माध्यम से कूटनीति को आगे बढ़ाना। मैंने इसे परसों आपको विदेश नीति के दौरान भी बताया था कि आप दूसरे देश के मध्य सांस्कृतिक संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप हिंदी भाषी राष्ट्रों में जाएंगे तो कहेंगे आपकी भी भाषा हिंदी, हमारी भी भाषा हिंदी, एक ही जगह से जन्म हुआ भाषाओं का, और हो सकता है हमारे ही लोग यहाँ पे, ये जिस प्रकार से भी कहेंगे। आप बौद्ध देश में जाओगे तो वहाँ कहोगे अरे बौद्ध तो हमारा देश है, हमारे यहाँ बौद्ध भी भिक्षु है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक संबंध जोड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मोदी आज की डेट में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी है, नरेंद्र दामोदर मोदी, और एक फेस वैल्यू है उनकी। तो उनके फेस वैल्यू का प्रयोग करते हुए क्या करना, राजनयन करना, यानी कि कोई प्रतिनिधि किसी बाहर देश में गया है और वो बार बार उदाहरण दे रहा है, कोई वार्ता करते हुए किसी वार्ता में, कि ऐसा 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 बार बार मोदी का ध्यान दिला रहा है कि मोदी जी भी है। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत राजनयन। या ये तो मैंने मोदी का उदाहरण दिया, अन्य अन्य व्यक्तियों का भी उदाहरण हो सकता है। उसके पश्चात एक राजनयन आता है सहायता का राजनयन। आपने देखा होगा विश्व के कई राष्ट्रों में आपदाएं आती हैं, बाढ़ की आपदा हो सकती है, भूस्खलन की आपदा हो सकती है, और आजकल तो बड़ा आम हुआ है क्या, सुनामी, तूफान। तो ये इस प्रकार की आपदाओं में मदद देना। आपने एक बड़ी वैश्विक आपदा अभी वर्तमान में चल रही है, कोरोना की आपदा, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो सहायता राजनयन कर रहे हैं। भारत अपने पड़ोसियों को सहायता दे रहा है, चाइना विश्व के समस्त देशों को सहायता देने पर तुला हुआ है, अमेरिका दे रहा है। भले ही अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं है, पर फिर भी अपने अगल बगल के पड़ोसियों को दे रहा है। तो ये क्या है, डिप्लोमेसी ऑफ एड, सहायता के माध्यम से आप उन राष्ट्रों को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। उसके पश्चात आता है शिखर राजनयन, समिट डिप्लोमेसी, यानी कि आप एक जगह पे एकत्रित होइए, एकत्रित होने के बाद अपने अपने बिंदुओं को रखिए,
बनवाना चाहता है। आपने खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में सुना होगा, और WHO में, सॉरी, जो WTO है उसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी आज से 4-5 साल पूर्व खाद्य सुरक्षा बिल के संदर्भ में। तो ये क्या थी? एक कूटनीति थी। तो ऐसी कूटनीतियां समिट में करने की कोशिश की जाती है प्रत्येक राष्ट्रों द्वारा। उसके पश्चात हमारे पास आता है सम्मेलनीय राजनयन। तो ये भी कुछ समिट राजनयन की तरह ही है। कॉन्फ्रेंसेस, समिट बड़े स्तर पे हो गया, और शिखर सम्मेलन, शिखर राजनयन, समिट डिप्लोमेसी। शिखर मतलब शिखर हो गया, बड़े स्तर का समिट हो गया, या बड़े बड़े जो अधिकारी तो नहीं बोल सकते, बड़े पद पर आसीन लोगों का राजनयन हो गया या उनका समिट हो गया। और कॉन्फ्रेंस हो गया आपका उस बिंदु विशेष से। थोड़ा सा अंतर बता देता हूं आपको मैं शिखर और सम्मेलन में, या समिट और कॉन्फ्रेंस में। समिट आपका होगा नेताओं के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, भले ही इसमें जो किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, पर इसमें अन्य लोग भी शामिल होते हैं। कॉन्फ्रेंस जो आपकी होगी, कॉन्फ्रेंस में ज्यादा जोर किस पे रहेगा? जिस विषय पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे संबंधित विशेषज्ञ जो हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा, और वही अपने विचार रखेंगे या किसी निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये अंतर है समिट और कॉन्फ्रेंस में। का अर्थ है कि विश्व के किसी भी स्थान पर ना मिलके, क्योंकि आप अगर यहां से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं तो क्या होगा? हो सकता है अमेरिका का जो दुश्मन होगा वो आपसे नाराज हो जाएगा, रूस नाराज हो जाएगा। पर आप अगर किसी एक ऐसे स्थान पर मिलते हैं जो किसी भी राष्ट्र का स्थान नहीं है, किसी समुद्र तट पे, सॉरी, किसी युद्धपोत पे मिलते हैं, तो उस प्रकार के राजनयन को युद्धपोत राजनयन कहा जाता है। युद्धपोत पे मिलकर आप क्या है, समिट, द्विपक्षीय बहुपक्षीय बातचीत करते हैं, उसे युद्धपोत राजनयन कहा जाता है। और अंतिम है आपका फेसबुक राजनयन। फेसबुक राजनयन किसी व्यक्ति विशेष ने नाम दे दिया होगा, वैसे इसको कहते हैं जो तकनीकी राजनयन है, जो आज सोशल मीडिया जिसे कह सकते हैं उसकी डिप्लोमेसी है। तकनीकी राजनयन या सोशल संचार के माध्यमों का राजनयन है। फेसबुक, ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, जो ये है इसका राजनयन है, इसको कहते हैं फेसबुक राजनयन। ये किसी ने नाम दे दिया होगा, वैसे इसको कहते हैं तकनीकी या संचार माध्यम का राजनयन। तो बड़े आसान थे सभी प्रकार के राजनयन, जिसमें जिस चीज़ का प्रयोग हो रहा है उसको उस नाम से दिया हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो कूटनीति के प्रकार हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कूटनीति के प्रकार बताइए, तो आप इसे आसानी से क्या है सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पहला पेपर है, मैंने वैसे परसों भी कहा था कि समाप्त हो गया है, किंतु आने वाले बच्चे हैं आप लोग, तो उसी में कोई छात्रा है जिसने बताया कि डिप्लोमेसी भी आपके पास है। तो उसके पश्चात मैंने भी देखा ये डिप्लोमेसी भी आपके पास है, तो इसलिए उसका मुझे क्षमा है कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि आपका कोर्स समाप्त हो गया है। तो अब हम सेकंड पेपर पर जाएंगे, और सेकंड पेपर पर क्योंकि मैं पढ़ाना तभी शुरू करूंगा जब आप लोग अपने अपने कार्यों से निपट जाएंगे। क्योंकि मैंने कल भी पूछा था रीज़न बताइए, 4 लोगों ने रीज़न दिया, 5 लोग कक्षा में थे, 4 लोगों ने रीज़न दिया, 5 और 4 9, बाकी कहाँ हैं मैं नहीं जानता। तो यही रिपोर्ट मैं आगे दे दूंगा। इसलिए आप लोग जैसा पढ़ने में पहले आनंद ले रहे थे, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने को आते हैं, तो उसके बाद पढ़ाने की इच्छा भी होती है। फिर जब आप लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाने की इच्छा भी कम हो जाती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।